हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस इन हिंदी। मैं रश्मि डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी। आज ये थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर हो चुका है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ताज का शासन 1858 से 1947 तक। ताज का शासन आज हम डिस्कस करेंगे। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम आज हम डिस्कस करते हैं। एंड इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया था, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने का अधिनियम के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया। इसकी विशेषताएं के बारे में जान लेते हैं। इसके तहत भारत शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वाइसराय कर दिया गया। एंड वाइसराय भारत के ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय बने। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड ऑफ निदेशक कोड समाप्त कर भारत के शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी। यह एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश अनंत संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी और इसे भारत और इंग्लैंड के मुकदमे करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया गया। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत के प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। 1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम। 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों को सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनैतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। 1861 के भारत परिषद अधिनियम की विशेषताएं के बारे में हम बात कर लेते हैं आगे। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वाइसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में नामोनित किया, मतलब अपॉइंटमेंट किया। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस प्रकार इस अधिनियम में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया और 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गया। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1973 तक प्रांतों को संपूर्ण
आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। इससे वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्ति प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था तथा उसे इस विभाग में काउंसलिंग की और से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। इसने वायसराय को आपातकाल के बिना काउंसलिंग की स्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। 1892 के अधिनियम की विशेषताएं। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। बहुमत जो होता था वो सरकारी सदस्यों का ही रहता था। इसके विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति थी। इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं था। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। 1909 अधिनियम के बारे में जान लेते हैं। इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉर्ले मिंटो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय भी थे। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इसकी संख्या 16 से 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। इसमें केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति थी। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों में चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुरूप प्रश्न पूछना, बजट पर कार्य करना आदि। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधीय सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। उसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता और संवैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो और सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। इसमें प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। तो
हमारा फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर हो चुका है। अगर आपको फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर भी मेरा देखना तो मेरी चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। एंड भारत शासन अधिनियम 1919 हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।